हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तरवर्ती मुगल देखेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि किस प्रकार से उत्तरवर्ती मुगल होते हैं और उनके समय में कौन सी घटनाएं हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके लास्ट में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी किस किस के कौन से समय हुए, कौन सा, फिर उसके बाद कौन से हुए, ये सारे हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो चार्ट है वो मैंने डिस्कस किया था। या नंबर भी दिए हैं कि जहांदार शाह के बाद फ़र्रुखसियर और फ़र्रुखसियर के बाद फिर कौन बनता है यहाँ पर रफ़ी-उद-दराज, रफ़ी-उद-दौला। दराज पहले है, दौला बाद में है। तो इस तरह से ये सारा का सारा मैंने बताया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाता है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और उसके शव को खुलदाबाद यानी कि औरंगाबाद में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। तो ये भी पूछता है कभी कभी कि मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत किसके समय में थे? अकबर के, शाहजहाँ के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो 21 प्रांत किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में। इसमें एक प्रांत काबुल यानी अफ़गानिस्तान में था और 14 उत्तर भारत में। तो यहाँ से भी बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रांत कौन सा था जो अफ़गानिस्तान में था, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में कितने प्रांत थे? तो केवल एक थे और 14 के 14 कहाँ थे? उत्तर भारत में। और 6 प्रांत जो हैं वो दक्षिण भारत में स्थित थे। आगे है औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम। तो मोहम्मद तो सभी में इसका देखते हैं, सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तो सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ये 5 पुत्र थे। तो 5 पुत्रों को आपको पता होना चाहिए, सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। अब यहाँ पर युद्ध होता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध बहादुर शाह ने आजम के साथ युद्ध करते हैं और यहाँ पर बहादुर शाह जीत जाते हैं और आजम जो है वो पराजित हो जाते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आगे आता है बीजापुर की युद्ध। तो यहाँ पर भी बहादुर शाह ही है और कामबख्श है। तो यहाँ पर जितने भी ये भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और उनको एक एक युद्ध में पराजित कर रहा है कौन? बहादुर शाह। आगे देखते हैं। कामबख्श के मध्य हुआ था बीजापुर और जजाऊ का युद्ध हुआ था आजम के और बहादुर शाह के बीच में। अगला है बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम भी कहते हैं। 1707 से लेकर 12 तक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण की और लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ। मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। तो यहाँ पर क्या है, एक इम्पोर्टेंट घटना घटती है बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ पर सरदेशमुखी जो है और चौथ का अधिकार नहीं दिया, मतलब दक्कन की सरदेशमुखी तो दे दी पर चौथ का अधिकार नहीं दिया। वहीं साहू को मराठों का विधिवत राजा भी नहीं माना। आगे है लोहगढ़ का किला। गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। इनके समय में ही, बहादुर शाह प्रथम के समय में ही लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। आगे बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था। तो यहाँ पर बहादुर शाह बुंदेलखंड का जो राजा है बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था। आगे बहादुर शाह के दरबार में जेसुआ कैटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। इस स्वागत में उसने एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि की उपाधि दी गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक फैक्ट है कि बहादुर शाह के ही दरबार में 1711 में एक
डच प्रतिनिधिमंडल आता है जिसको जोसुआ कैटलार कहते हैं। और इस स्वागत में किसका महत्वपूर्ण स्थान था? जूलियाना का, जिसको उपाधि दी गई थी बीवी फिदना की। आगे देखते हैं, बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता है। तो बहादुर शाह को बा से बहादुर शाह और बेखबर, तो ऐसे आ सकते हैं, बा से बहादुर और बा से बेखबर। आगे है, तो जितने भी उत्तर मुगल राजा हुए हैं उन सब की पदवी है, उनको किसी न किसी अच्छे नाम से पुकारा जाता है, तो ये याद रखना है। तो शाह बेखबर थे, इसको उपाधि ये उनको कहा गया बहादुर शाह को। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, तो वहाँ पर औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें से एक शासक बनता है और सारे के सारे क्या हो जाते हैं? युद्ध में पराजित हो जाते हैं। कौन कौन से? जहांदार शाह, तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह ही बनते हैं। अजीम उस शान और रफ़ी उस शान और जहान शाह, यानी कि जहां शाह। आगे है, अब जहांदार शाह, जैसे कि मैंने बताया था, अगला जो शासक है वो जहांदार शाह है। आगे देखते हैं, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, जैसे उसको शाह बेखबर कहते हैं बहादुर शाह प्रथम को, तो इसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था, अयोग्य था, इसे लंपट मूर्ख इसलिए तो इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार के हाथों में था, तो जुल्फिकार के हाथों में ही पूरा शासन प्रशासन था। ये सिर्फ नाम मात्र के थे, क्योंकि ये तो योग्य ही नहीं थे कि कुछ डिसीजन ले पाते, तो जुल्फिकार के हाथों में सारी की सारी बागडोर रहती है। अब ये जुल्फिकार है वो चूड़ामन जाट और छत्रसाल, यानी वही छत्रसाल, राजा छत्रसाल जो हमने उस मूवी में देखा था बाजीराव मस्तानी वाले, तो वही छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। तो यहाँ पर जो है जुल्फिकार, क्योंकि मेन जो है उसका जुल्फिकार था, जुल्फिकार खां ही था निर्णय लेने में, तो जो जाटों के साथ और छत्रसाल के साथ अच्छा संबंध बनाया उसने, और केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति को जारी रखा। आगे है, जहांदार शाह ने ही जय सिंह की मिर्जा राजा की पदवी दी एवं उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो ये भी यूजीसी नेट पूछ चुका है यहाँ से कि किसने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि या पदवी दी थी, तो जहांदार ही है, वही लंपट मूर्ख ने ही दी थी। उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई तथा उन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया गया और दोनों को 7,000 का मनसब दिया गया। आगे है जहांदार शाह और लाल कुंवर। तो यहाँ पर जहांदार शाह ज़्यादातर वेश्याओं में ही घिरा रहता था, मतलब उनको बहुत नाच गाना ये सब कुछ बहुत प्रिय था। तो हर व्यक्ति का अपना एक शौक़ होता है, तो इनको भी इस तरह का शौक़ था। तो ये एक वेश्या से प्रेम करते थे और उनके रिश्तेदारों को उच्च पद पर नियुक्त किया। आगे देखते हैं, अब सैयद बंधु मतलब यहाँ पर 2 भाई होंगे, एक अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद बंधु राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात है, तो एग्जामिनर पूछता है कि राजा बनाने वालों के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो सैयद बंधु होंगे या फिर 2 लोगों का नाम होगा जो कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। उन्होंने 1713 में फ़र्रुख सियर की ओर से उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और उसे विजयी बनाया। फ़र्रुख सियर ने सैयद हसन अली यानी कि अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया। अब्दुल्ला खां को बहादुर शाह, यामीन उद्दौला, यार ए सफ़ादार की उपाधि दी। अब यहाँ पर फ़र्रुख सियर जो हैं के आदेश पर जुल्फिकार की विश्वासघात करके हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर फ़र्रुख सियर जब आते हैं 1713 से लेकर 19 में, तो ये सबसे पहले क्या है, वो जो किंग मेकर थे सैयद बंधु और उसके अलावा जो है जुल्फिकार, जो कि सारे निर्णय लिया करते थे, तो उनकी विश्वासघात से हत्या करवा देता है फ़र्रुख सियर और संपत्ति जब्त कर लेते। फ़र्रुख सियर ने राजा
जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और उससे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जहांदार ने ही राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। मिर्ज़ा राजा जय सिंह को कहा था। वहीं जब फर्रुखसियार आता है, फर्रुखसियार तो उसको सवाई, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि पहले वाला जो शासक है वो देता है, यानी कि जहांदार शाह, और फर्रुखसियार जो है वो सवाई की उपाधि देते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि सवाई की उपाधि किसने दी और मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। जहाँ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं तो वहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन। तो सवाई की उपाधि फर्रुखसियार ने दी थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियार से कर दिया था। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने फर्रुखसियार से अपनी पुत्री का विवाह किया। सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखसियार के गद्दी पर बैठते ही जजिया को समाप्त कर दिया था। दस्तक यानी वस्तुतः एक दस्तक क्या है यहाँ पे बताया गया, ये परमिट था। यहाँ पे 1707 में फर्रुखसियार ने ही, यही फर्रुखसियार जो सवाई मिर्ज़ा जय सिंह को सवाई की उपाधि देते हैं, वही यहाँ पर एक और गलती कर देते हैं। यहाँ पर एक परमिट जारी कर देते हैं, फरमान जारी करते हैं। सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अंग्रेज़ों की अनुमति दे दी गई। कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। आगे है, फर्रुखसियार के समय ही बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। तो ये था कुछ फर्रुखसियार के बारे में। आगे देखते हैं रफ़ी-उद-दराज, जो कि 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ये शासक रहते हैं। दराज जी जो हैं वो सबसे कम समय के शासन करने वाले शासक हैं। इस काल में उल्लेखनीय घटना निकोसियर का विद्रोह था। तो निकोसियर का विद्रोह किसके समय में हुआ था? रफ़ी-उद-दराज के समय में। इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी कि टीबी से हुई थी। तो टीबी और निकोसियर और कम शासक, तो हमें सिर्फ 3 फैक्ट ही याद रखना है रफ़ी-उद-दराज के बारे में। एक तो सबसे कम शासक, कम समय का शासक है, निकोसियर का विद्रोह हुआ था और इसकी मृत्यु 6 यानी कि टीबी से हुई थी। अब आ जाते हैं दौला, रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दराज की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने इसे राजगद्दी पर बैठाया था। तो यहाँ पर जो है अभी सैयद बंधु क्या है, जीवित हैं और वो क्या है, इसको गद्दी पर बिठाते हैं। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करता है। इसकी मृत्यु पेचिश से हुई। तो दराज की टीबी से और दौला की पेचिश से। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर रंगीला की उपाधि इसी को दी जाती है। और नादिर शाह फारस के शासक के समय में इसका जो है शासन था। उस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। सैयद बंधुओं का इस समय अंत हो जाता है रंगीला वाले में। मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर या रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। तख्ते हाउस जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था रंगीला। इसी के राज्य में स्वतंत्र राज्यों का नींव पड़ती है। तो हम देखते हैं कि बंगाल वगैरह ये सारे के सारे जो हैं वो स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। जैसे कि हैदराबाद हो गए, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क हो जाते हैं, अवध में सादत खां और बंगाल में अलीवर्दी खां। तो ये वही थे रंगीला जिसके समय में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ती है। मोहम्मद शाह रंगीला उपाधि थी और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे। आगे है मोहम्मद शाह जिसको रोशन अख्तर बोलते हैं। तो यह बहादुर शाह का सबसे छोटे भाई जहान शाह का पुत्र था। लोग इसे रंगीला कहा करते थे। इसके काल में सैयद बंधुओं का ही अंत हो गया। तो पूछा जाता है जो सैयद बंधु किंग मेकर थे उनका अंत कहाँ होता है? तो रंगीला के बाद मोहम्मद शाह के समय, जिसको रोशन अख्तर कहा गया है।
फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह के समय में ही फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात इसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह राजगद्दी पर बैठा और इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। सफदर जंग ने जब जाबित खां की हत्या कर दी तब अहमद शाह ने इमाद उद मुल्क को वज़ीर बनाया। इसी गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को राज सिंहासन से हटाकर अंधा कर कारागार में डाल दिया तथा जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। आगे है आलमगीर द्वितीय। इसका नाम अजीमुशान था। इसके काल में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। आलमगीर द्वितीय। अब शाहजहां द्वितीय जो है आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। उसी समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पुत्र मुही उल मिल्लार को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बिठा दिया। आगे है शाह आलम द्वितीय। इसका नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया था। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 ईस्वी इसका समय रहता है। अकबर द्वितीय वही थे जिसने राजा राम मोहन राय को राज्य की उपाधि प्रदान की थी और राजा राम मोहन राय की पेंशन के हेतु ही जो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहीं उसकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। आगे बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसका नाम जफ़र था। बहादुर शाह द्वितीय तो एक पहले बहादुर शाह हुए थे जिन्होंने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी जयसिंह को। ये वो वाले हैं और ये दूसरे हैं यानी अंतिम। और ये जफ़र नाम से कविताएं लिखा करते थे और 1857 के विद्रोह के बाद इसको बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया और कानूनी रूप से मुग़ल साम्राज्य जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ। 1857 में विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मुकदमा चलाया गया और अंत में से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं यहाँ पर इसकी कब्र भी बनी हुई है। तो यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी विदेशी आक्रमण, एक तो नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहते हैं जिसको फारस का शासक था। नादिर शाह भारत की अपार धन संपदा के कारण आकर्षित हुआ और उसकी इच्छा थी कि भारत का धन को लूटने की थी। नादिर शाह तहमस्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना। उसे 1730 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 29 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल का मुग़ल शासक नासिर खां ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल व पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। अब नादिर शाह जो है दिल्ली में 57 दिनों तक रुका रहा तथा वापस जाते समय 30 करोड़ रुपए नकद और तख्ते हाउस जो है ले गया। कोहिनूर हीरा और मोहम्मद शाह द्वारा तैयार की गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपियों के भी साथ ले गया था। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर एक करनाल का युद्ध होता है। तो नादिर शाह ने इस तीव्रगामी आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह ने 80,000 सैनिकों तथा निजाम उल मुल्क कमरुद्दीन व खान दौरा को साथ लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता होता है और मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया, क्योंकि यह स्थान खान दौरा की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। आगे है मीर बख्शी का पद जो है सादत खां की भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो वह 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। 22 मार्च 1739 को नादिर शाह की मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण नगर से विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिससे नादिर शाह के 700 सैनिकों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण नगर में नरसंहार शुरू हुआ, जिसमें लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। आगे इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिम प्रदेश नादिर शाह को प्राप्त हुए। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल मिर्जा से कर दिया और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है 1747 ईस्वी में नादिर शाह का वध किए जाने के पश्चात अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। सम्राट अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया था और नवंबर 1753 में मुइन उन मुल्क की मृत्यु के पश्चात वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में हस्तक्षेप किया और नवंबर 1756 में वो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश किया, आगरा और मथुरा को लूटमार की और अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रोहिल सरदार नजीब उद दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना प्रमुख दूत नियुक्त किया। आगे है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से प्रतिरोध लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया और इसके फलस्वरूप जो आप सभी जानते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों को पूर्णतः पराजित यहाँ पर मिलती है और अब्दाली ने 20 मार्च 1761 में दिल्ली को छोड़ने से पहले शाह आलम द्वितीय को सम्राट और नजीब उद दौला को मीर बख्शी और इमाद उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। आगे है अहमद शाह अब्दाली ने छठी बार जो है 1763 में आया, मतलब भारत वो छठी बार आया 1763 में। अब्दाली का उद्देश्य था सिखों को सज़ा देना। उन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, किंतु अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण जो है 1767 में हुआ, परंतु यह आक्रमण विफल रहा और वह सिखों को पूर्ण पराजित नहीं कर सका। तो अब यहाँ पर जो बंगाल है वो शुरू हो जाएंगे, यानी नवीन राज्यों का उदय। तो हम ये अगले उसमें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये वाली बात है कि 2 आक्रमण हुए हैं यहाँ पर, मतलब विदेशी आक्रमण 2 हुए हैं, एक नादिर शाह का आक्रमण और एक जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 आक्रमण किए हैं। 7वें आक्रमण जो है 1767 में वो भी सिखों को दंड देने के लिए किया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए उसको सिखों को पूर्णतः वो पराजित नहीं कर पाया। और अब्दाली ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें की, जैसे कि दिल्ली छोड़ने से पहले, मतलब दिल्ली हर कोई आया और वहाँ पर क्या शाह आलम द्वितीय को सम्राट बनाया, नजीब उद दौला को मीर बख्शी, इमाद उल मुल्क को वज़ीर। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसके बाद दिल्ली में शाह आलम द्वितीय हो जाते हैं सम्राट, नजीब उद दौला को मीर बख्शी और इमाद उल मुल्क को वज़ीर। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि नादिर शाह ने क्या किया,
इसके अलावा यहाँ पर पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, अपनी वापसी मतलब जब वो पहले आया था तो वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया और इमाद उद मुल्क को वज़ीर और रोहिल सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाया था। तो मीर बख्शी जो है यहाँ पे नजीबुद्दौला ही रहते हैं और यहाँ पर इमाद मुल्क को वज़ीर नियुक्त करते हैं। तो जो पहले उसने किया तो यहीं वो भी यहाँ पर है। आगे देखते हैं अभी और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर। अहमद शाह अब्दाली ने, ये तो ठीक है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो नादिर शाह है, नादिर शाह का आक्रमण के समय वो क्या क्या लेके गए थे ये इम्पोर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले 57 दिनों में लिए यहाँ पर रुका, 30 करोड़ रुपए नगद यानी कि कैश, तख्ते हाउस। तीसरा फैक्ट, कोहिनूर हीरा, संगीत, हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपियाँ लेके गए। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।